Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is diversity in living organism. Let's start. First of all, we will study what is biodiversity. How will you define biodiversity? Other name of biodiversity is biological diversity. Biodiversity is variety of living organism प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर रीज़न. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको रीज़न डिफाइन करना है. जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करनी है, वहाँ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिलवासा की बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करनी है, तो सिलवासा के अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या काउंट होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स. These living organism present in Silvassa is the biodiversity of Silvassa. So हमें रीज़न डिफाइन करना पड़ेगा. बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर रीजन. अगर हमें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी डिफाइन करनी है तो इंडिया के अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो हम बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं. द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ. ट्रॉपिकल रीजन हम किसको बोलेंगे? दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज द ट्रॉपिकल रीजन. ये इंडिया है. ये इंडिया कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सेंट्रल लाइन इज इक्वेटर. इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इंडिया रहता है. सो द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हैव ए रिच डाइवर्सिटी इन लाइफ. यहाँ पे इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच होती है. तो हम इन रीजन को क्या बोल देते हैं? रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. India is one of the 12 countries which consist of more than half of biodiversity of the earth. पूरा वर्ल्ड एक साइड है और ये 12 कंट्रीज़ एक साइड हैं. इन 12 कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक कंट्री इंक्लूडेड है. तो इन 12 कंट्रीज़ की बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के इक्वल है. सो द ट्रॉपिकल रीजन आर द रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. These regions are the region of mega biodiversity. Taxonomy. How will you define taxonomy? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. Define biodiversity. What is taxonomy? तो taxonomy क्या होती है? It is the branch of biology which deals with. अब taxonomy में 3 चीज़ें काउंट होती हैं. First is identification, then nomenclature, and then classification of organism. Taxonomy includes, it is the branch of biology which deals with the. सबसे पहले अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया है तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे. हाँ, ये नया ऑर्गेनिज्म है, ये पुराने किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल नहीं करता, मिलता जुलता नहीं है. तो आप उस ऑर्गेनिज्म को लेते हो, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर आप उसका नॉमनक्लेचर करते हैं. नॉमनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण, उसको नेमिंग देना. देन थर्ड आता है, अब नाम भी दे दिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? तो उसको हम बोल देते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? कैरोल्स लिनियस ने, एंड इट इज़ नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. लिनियस इज नॉन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? इट इज़ ए मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस.
जैसे कि आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया है, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में रखोगे ना जिस ग्रुप में वो ज़्यादा रिजेंबल करता हो, और जिस ग्रुप में डिफरेंस होंगे उस ग्रुप में हम उसको नहीं रखेंगे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। आपकी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ऐसे ही रखी हुई हैं, सारी क्लासेस की बुक्स ऐसे रैंडमली रखी हुई हैं। आपको अपनी 9th क्लास की साइंस की बुक फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत डिफ़िकल्ट होगा इतने बुक के ढेर में से आपको एक बुक फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम हमारे लाइब्रेरी में क्या सिस्टम किया हुआ है, हर एक क्लासेस के अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, और हर एक सेक्शन के सब सेक्शन बनाए हुए हैं। जैसे 1 से लेके 12 तक की क्लासेस के लिए अलग अलग अलमीरा बनाई हुई हैं, और उन अलमीरा के अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से सब सेक्शन बना रखे हैं। तो अब आपको साइंस की 9th क्लास की बुक फाइंड आउट करनी है, तो आप सबसे पहले क्या जाओगे, 9th क्लास के अलमीरा के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके आप साइंस का सेक्शन देखेंगे, उस साइंस के सेक्शन में आप सर्च करेंगे। तो आपके लिए कितना इजी हो गया। सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को लेके है। जब हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरह ग्रुप सब ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। सो द it makes the study of wide variety of organism easy and in systematic manner. It helps to understand how different organisms have evolved with time. अब हमें पता है ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर वे में अरेंज्ड हैं, तो हम उनके इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। इवोल्यूशन का मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ। हमें पता है पूरा अर्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सिंगल सेल से। सिंगल सेल में चेंजेस होते गए, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनते गए, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इवोल्यूशन। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वन इज द इवोल्यूशन. So the classification helps in the study of evolution. It helps to understand interrelationship among different group of organism. क्योंकि हम evolution को जब स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. So the interrelationship among organism is studied by classification. It form a base of study of other biological sciences like biogeography. What is the basis of classification? क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, उस करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. There are certain features used for classification of living organism which are known as characteristics. Organisms with same characteristics are present in the प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. ऑब्वियसली जिन ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक सेम होंगी उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, जिनकी रिजेंबल एक दूसरे से नहीं करती होंगी उनको हम उस ग्रुप से हटा देंगे. क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपकी बुक में 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोल्स लिनियस ने. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसने अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको, अगर वो चलते फिरते हैं तो उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया, अगर वो चलते फिरते नहीं हैं तो उनको प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिया. ठीक है. इफ़ दे आर स्टेशनरी दे आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. इफ़ दे आर मोबाइल दे आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय विटेकर. डेट आपको याद करनी हो, इट इज़ ऑप्शनल. विटेकर फर्दर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम. ये 5 किंगडम आपको लर्न करने हैं. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. आप ये जो किंगडम्स हैं इनको 5 टाइम्स ऐसे बोलेंगे, प्रैक्टिस करना है घर पे. देन कार्ल वूज. अब ये किंगडम मोनेरा को कार्ल वूज ने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया लेटर ऑन, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. तो अभी हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन.
हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम बोलेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया ये? लेनियस ने। Proposed a classification system by arranging organism into taxonomic group. The group or the level from top to bottom are, सबसे पहले है kingdom, then phylum अगर हम animals को study कर रहे हैं, division अगर हम plant को study कर रहे हैं, then class, order, family, genus, species। इस सेम इसी तरह हम इनको भी 5 बार बोलेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है स्पीसीज को। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू डिफाइन स्पीसीज? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस। ये ध्यान रखना है हमें, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अमंग दैम सेल्व्स एंड कीप देयर पॉपुलेशन अलाइव। एक तो क्राइटेरिया क्या होगा? दे कैन रिप्रोड्यूस एंड द सेकेंड इज दे कैन कीप देयर पॉपुलेशन अलाइव। पॉपुलेशन को अलाइव कैसे रखेंगे? बाई प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सो स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन हॉर्स इज रिप्रोड्यूस्ड विद द डोंकी, इस प्रोसेस से हॉर्स और डोंकी का हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूल। एंड म्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं खच्चर। म्यूल अब इनफर्टाइल होता है, म्यूल फर्दर म्यूल नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? म्यूल एक स्पीसीज नहीं है। स्पीसीज हम किसको बोलेंगे? जो रिप्रोड्यूस कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, विच कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो हॉर्स इज ए स्पीसीज because horse can reproduce among themselves and produce fertile horse. Similarly, donkey can reproduce among donkeys and produce fertile donkeys. But when we combine horse and donkey, we produce mule. Now this mule is not able to interbreed and produce fertile mule. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने जो स्टडी किया था, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम ह्यूमन बीइंग्स को क्लासिफाई करके देखते हैं। ह्यूमन स्पीसीज का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। अब हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमलिया, फाइलम Chordata, class is Mammalia, order is Primate, family is Hominidae, genus is Homo and species is Sapiens. So in this way, from top to bottom, top की तरफ है higher level, bottom की तरफ है lower level. This is 5 kingdom classification. Organisms on the earth, suppose you have find out a new species, तो अब उस न्यू स्पीसीज को आप 5 किंगडम में से कौन से किंगडम में रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव फाइंड आउट ए प्लांट, यू हैव फाइंड आउट ए स्पीसीज विच इज़ विदाउट सेल वॉल एंड मल्टी सेलुलर, तो हम कौन से किंगडम में रखेंगे? विदाउट सेल वॉल एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक को हम एनिमलिया की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर क्लासिफाइड इनिशियली, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो हम उसको लिखेंगे कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स में। देन प्रोकैरियोट्स kingdom is Monera. Then if organism is having well defined nucleus, then it can be unicellular, वो एक सेल का भी हो सकता है और बहुत सारी सेल का भी। If it is unicellular eukaryote, then it is categorized into kingdom Protista, and if it is multicellular, it is
अब मल्टी सेलुलर में भी दो टाइप हो सकते हैं, इट मे बी विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब हमें पता है एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, इफ़ द सेल वॉल इज एब्सेंट देन इट इज़ किंगडम एनिमलिया। इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट देन देर आर टू कंडीशन, they may perform photosynthesis or they may not be able to perform photosynthesis। अगर photosynthesis कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो किंगडम प्लांटी में आएंगे। इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म photosynthesis then these come under किंगडम फंजाई। तो ये 5 किंगडम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। इस टेबल को, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है। Then major characteristics considered for classifying all living organisms into 5 major kingdoms। कौन सी मेजर कैरेक्टर हमने पढ़ा था पीछे, हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? इफ इट इज प्रोकैरियोटिक सेल then these are primitive and incomplete cell without well defined nucleus, and eukaryotic cells are advanced and complete cell wall with well defined nucleus। second criteria क्या होगा? body organization। organism is unicellular or multicellular? If it is unicellular, organism are made up of single cell with all activities performed by a single cell। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसको बोल देंगे यूनिसेल्युलर। इफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, अब लार्ज नंबर ऑफ सेल होंगी तो इंडिविजुअल सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। इफ इट इज ऑटोट्रॉप देन organism are able to make their own food। Heterotroph organism are dependent on the other organism, they are dependent on autotroph for their food। So these are the 3 criteria। first is type of cellular organization, second is body organization, and third is mode of obtaining food। next come the nomenclature। nomenclature means नामकरण हिंदी में। नॉमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिज्म, अब अर्थ पे, अब आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 40 के करीब स्टूडेंट होते हैं। अब आप हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? हर एक स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल नाम होता है, ठीक है। अब उसका नाम वो कहीं भी चला जाए वर्ल्ड में, उसका नाम वो ही रहेगा। अगर ऐसा है, अगर नाम बार बार चेंज होता रहे तो उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर आपके सिलवासा में किसी प्लांट को कुछ बोलते हैं, ऐसे ही इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर में उसको कुछ और बोलेंगे, वर्ल्ड में कहीं जाओगे वहाँ पे उसको कुछ और बोलेंगे, तो ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, एक पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। तो एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड सेम नाम से जाना चाहिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट का ही हम देख सकते हैं, उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं अलग अलग जगह पे। दिस क्रिएट ए कन्फ्यूजन इन नेमिंग ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या होगा? कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, हमारे एरिया में तो इसको ये बोलते हैं, वहाँ पे उसको कुछ और बोलते हैं, तो उससे उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ए साइंटिफिक नेम इज़ नीडेड विच इज़ सेम इन ऑल लैंग्वेजेस। साइंटिफिक नेम हर लैंग्वेज में सेम होगा। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय कैरॉल्स लिनियस इज़ यूज्ड फॉर नेमिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कैरॉल्स लिनियस। ये याद रखना है आपको। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिस्ट कौन है? कैरॉल्स लिनियस। अब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेमिंग के लिए।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस होमो सेपियंस को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। जीनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय द स्पीसीज, मतलब क्या है, जीनस का नाम पहले आएगा, स्पीसीज का नाम उसके बाद में आएगा। देन यहाँ पे देखिए होमो का एच बड़ा है, सेपियंस का एस छोटा है, सेपियंस का एस स्मॉल है। सो फर्स्ट नेम ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, दिस इज जीनस, इट फर्स्ट नेम इज कैपिटल एंड दैट ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल, स्पीसीज इज सेपियंस, सेपियंस का एस स्मॉल है। अब हमने यहाँ पे इसको, ये फॉन्ट देखिए ये स्ट्रेट है, बट पैंथेरा टिग्रिस और होमो सेपियंस हमने थोड़े से टेढ़े लिखे हुए, इटैलिक्स बोलते हैं इनको, इन फॉन्ट को। व्हेन प्रिंटेड द नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, अगर आपकी बुक में प्रिंट है, यहाँ पीपीटी में प्रिंट है, तो ये इटैलिक्स में लिखे हुए, इटैलिक्स मतलब थोड़े से टिल्ट करके, टेढ़े करके लिखे हुए, दीज आर रिटन इन इटैलिक्स। एंड व्हेन रिटन विद हैंड, अब आप हाथ से लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको होमो को अलग से अंडरलाइन करेंगे, सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड द नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स एंड व्हेन रिटन विद हैंड्स जीनस एंड स्पीसीज शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ऐसे ही सिमिलरली आप पैंथेरा टिग्रिस का देखो, पी इज, पैंथेरा इज जीनस एंड टिग्रिस इज स्पीसीज, जीनस पहले आएगा, स्पीसीज बाद में आएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, पैंथेरा का पी कैपिटल है, टिग्रिस का टी स्मॉल है। देन क्योंकि हमने ये पीपीटी में लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये पैंथेरा टिग्रिस इटैलिक्स में है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आप क्या करोगे, पैंथेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे, टिग्रिस को अलग से अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ द इंट्रोडक्शन इज ओवर, गुड लक।